नमस्कार भाइयों। आज हम लोग जनजाति पर अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जनजाति बेसिकली आपको पूछा जाता है ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाले संवैधानिक जो शब्द हैं या पद इसको कह सकते हैं, उसको हम जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो भारत के आदिवासियों को यदि हमें बुलाना है तो संवैधानिक रूप से भी उनको बुलाना है, जिससे कि उनका शोषण भी न हो जाए। कहीं कहीं न कहीं जो हम लूज टॉकिंग करते हैं किसी चीज़ को शब्द बोलने के लिए, तो यहाँ पर जनजाति शब्द बोलना आदिवासियों के लिए ठीक होगा संवैधानिक रूप से। ठीक है, वर्तमान में आपको पता होगा कि किसी को यदि आप लूज टॉक कह रहे हैं, किसी के जाति आधार पर बोल रहे हैं, तो आपको SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी कुछ समस्याएं कभी जब हम पढ़ाई करेंगे तो कानूनों पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से कानून नए आए हैं, सारे नए कानूनों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6%। ठीक है, ये डेटा आप इंपॉर्टेंट रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारत में 8.6% लोग जनजाति हैं। ठीक है, जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर ऊपर कहा गया है। भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21%, ठीक है, काफी ह्यूज है, जनजातियां निवास करती हैं। तो मध्य प्रदेश के 21% में जनजातियां पाई जाती हैं। तो इतने चीजों में हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि भारत में आदिवासी को हम जनजातियों की नाम से जानते हैं। इसका संवैधानिक जो पद ना करके सब संवैधानिक शब्द जो प्रयोग किया गया है वो जनजातियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अनुसूचियों में भी जनजाति को अलग से व्यवस्था दिया गया है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको एक अलग से जनजातियों के लिए रहने की व्यवस्था दी गई। तो इस पर हम जो अनुसूची है वहां पर जब देखेंगे तो वहां पर हम काफी इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, और सबसे पहली चीज हम लोगों ने जाना कि संवैधानिक नाम जो है इनका आदिवासियों का वो क्या है? जनजाति है। दूसरा, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.6% आबादी जनजाति है। तीसरा, हम लोगों ने जाना कि भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, MP में पाई जाती है 21%। ठीक है, इस डेटा को लिखते रहिएगा। प्रतिशतता के आधार पर भारत में सबसे अधिक जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। यदि हम परसेंटेज वाइज राज्य में काउंटेशन करें तो 94.8% जो जनजातियां हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। ठीक है, 8.4% पूरे भारत में, 21% सर्वाधिक राज्यों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में। यदि प्रतिशतता के आधार पर, मतलब आप अगर प्रतिशतता मतलब संपूर्ण एक राज्य में जो जनसंख्या है उसकी प्रतिशतता के आधार पर देखें तो 94.8% सबसे अधिक लक्षद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी जनजाति समुदाय नहीं पाई जाती है। कहां कहां पर? पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पुदुचेरी में। ठीक है, यहाँ पर जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, एक चीज और, लक्षद्वीप, ये आप इसको काफी इंपॉर्टेंट रखिए। लक्षद्वीप किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ये सब कमेंट लाइन में आप लिख करके बताइएगा। ठीक है, और यहाँ की 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा की क्या स्थिति है? ठीक है, ये भी बताइएगा। हालांकि हम जनगणना आपको कवर करेंगे आपको, तो उसमें आपको ये चीज बताई जाएगी। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कहाँ तक इसका एक्नॉलेजमेंट है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जहां पर यदि कोई चीज उठाया जाए तो उसका चरणबद्ध तरीके से एक एक चीज आपको बताया जाए। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जनजातियां जो हैं यदि देखा जाए तो भील है। ठीक है, आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन, भीष्म पितामह और फिर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा को, महान महापुरुष योद्धा को हरा दिए थे, वही कर्ण और अर्जुन, ठीक है, भील और कोल से हार गए थे। कोल भील कहीं न कहीं जो है ये मध्य प्रदेश के आसपास का रीजन जो है, राजस्थान वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति यदि पूरी पूछी जाए आपको तो पहले पे
कौन सा है? भील है। 17 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। 17 मिलियन या 1.7 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। तो 1.7 करोड़ लोग जो है भील हैं पूरे भारत में। संपूर्ण भारत में 8.4% है। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज याद रहे। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, ठीक है। सबसे अधिक प्रतिशतता के आधार पर लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनजाति कहां पर रहती है राज्यवार में? तो 21% राज्यवार जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाता है, ठीक है। सेकंड पर गोंड जनजाति है, ठीक है। सेकंड पर सबसे अधिक जनजाति जो है वो गोंड है। 1.3 करोड़ यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, या 13 मिलियन इसको आप कह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में जो जनजातियां पाई जाती हैं इनको हम मंगोलाइट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पूर्वोत्तर भारत का मैंने मैप तो सही ठीक नहीं बना पाया है, लेकिन इधर मंगोलाइट पाई जाती हैं। ये गोंड, भील, संथाल, गरासिया या टोडा, ठीक है। टोडा बेसिकली तमिलनाडु का रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति हैं ये द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार को हम क्या कहते हैं? द्रविड़ परिवार कहते हैं। इसमें गोंड आते हैं, भील आते हैं, संथाल आते हैं, गरासिया आते हैं और टोडा आते हैं, ठीक है। एक चीज आप जानते रहिए कि भील सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। गोंड दूसरे नंबर की जनजाति है। ये चीज यहाँ पर संपूर्ण भारत में 8.4% जो है जनजातियां रहती हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों को जनजाति कहा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इन्हीं के लिए एक पेशा एक्ट बनाया गया है। मैं चाहता हूं कमेंट लाइन में आप उत्तर दीजिए पेशा एक्ट क्या है, ठीक है। और किन राज्यों को शायद छठी अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्र जो है ये अनुसूची 5 का है और जनजाति 6 है, ठीक है। अनुसूचित 5वां जो है, अनुसूची 5 में आप देखेंगे तो उसमें अनुसूचित राज्यों के लिए व्यवस्था की गई है और छठा अनुसूचित जातियों के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया पेशा एक्ट अनुसूचित राज्य जो क्षेत्र होते हैं उसके लिए अनुसूचित 5 और 6 में इसका वर्णन किया गया है। तो वहां पर मैं जब आपको बताऊंगा सब चीजें तो वहां पर मैं इस पर चर्चा करूंगा। मुझे चीजें याद आ रहे थे तो मैं इस पर यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस कड़ी में आप अनुसूची 5 और 6 देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर निग्रिटो प्रजाति रहती है, ठीक है। ये थोड़ा सा केरला वाला रीजन लेंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह लेंगे तो इन जनजातियों को हम निग्रिटो जनजाति कहते हैं। तो भारत में बेसिकली जो 8.4% जनजाति रहती है संपूर्ण आबादी का, वर्तमान में भारत की जो संपूर्ण आबादी है वो है 138 करोड़ ले लीजिए, ठीक है। मोटी मोटा 138 करोड़ की आबादी पूरे भारत के, इसमें 8.4% जनजाति हैं। इन 8.4% जनजातियों में मध्य प्रदेश में 21% जो है जनजातियां पाई जाती हैं। बाकी यदि प्रतिशतता के आधार पर देखें तो 94% जो है ये कहाँ पर पाई जाती हैं? लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। कितनी है? 1.6 या 1600 करोड़ आप इसको, या 1700 करोड़ कह सकते हैं। 1.7 है, सॉरी 1.7 करोड़ सॉरी जनजातियां जो पाई जाती हैं वो भील पाई जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भील विदित रहे, गोंड और भील जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति हैं, ठीक है। इनके लिए पेशा एक्ट और छठी तथा 5वीं अनुसूची में विशेष प्रावधान भारतीय सरकार द्वारा किए गए हैं जो कि इनका विकास किया जा सके। चूंकि आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 में यह लिखा गया है, अलग से अमेंडमेंट करके यह लिखा गया है कि यदि उस राज्य को लगता है कि किसी क्षेत्र में यदि किसी समुदाय का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा वो जो है आम जनता में आरक्षण दे सकती है। और आरक्षण का प्रावधान इसी के माध्यम से किया गया, 15 में शिक्षा और 16 में रोजगार के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निग्रिटो है ये अंडमान निकोबार की, यहाँ पर जारवा है, ओजे है और सैम्पेन है, ठीक है। अब हम देखते हैं
जो राज्यवार जो जिस प्रकार की जनजातियां हैं उस प्रकार से हम देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां हैं इस पर हम चलिए चर्चा करते हैं। तो जारवा जनजाति सबसे पहले जनजाति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इस बार ROARO 2016 के मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 25/9/2020 को, और 20 तारीख को ROARO की परीक्षा हुई थी। उसमें जारवा जनजाति के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जारवा जनजाति है, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसी कारण ये पूछा गया था। इसकी वर्तमान में जनसंख्या बहुत कम है, लगभग 250 से 450। देखिए, जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड होते हैं, स्पीसीज होते हैं, ये IUCN की रेड लिस्ट में डाले जाते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, रेड लिस्ट में होते हैं। इसको हम कभी आपको चर्चा करेंगे तो इसको हम आप बताएंगे। यहाँ पर आप इतने ही जानिए कि IUCN की लिस्ट में पर्यावरण के लिए बनाया गया है, और इसमें यदि कोई प्रजाति या स्पीसीज जो है डेंजर की स्थिति में होती है या लुप्त प्राय होती है तो उसको उसमें डाला जाता है। हालांकि ये लुप्त होने की जनजाति लुप्त होने के कगार पर है, इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा की गई थी। अन्य जनजाति कौन कौन से हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है। यहाँ से बीच में 10 डिग्री चैनल जाता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको याद करिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अन्य जनजातियां कौन कौन सी हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? ये ओज है, ओज जनजाति है, सैम्पेन जनजाति है, और सेंटलीज आइलैंड में आपको पता होगा कि एक अमेरिकन नागरिक था, उसको वहां के जनजातियों ने मार डाला था, तो सेंटलीज आइलैंड पे सेंटलीज जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है, तो ओज, सैम्पेन, सेंटलीज और जारवा, ये 4 जनजातियां जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई तो बहुत जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ही याद करिए। ठीक है, झारखंड की कौन कौन सी जनजातियां हैं? ठीक है, झारखंड में सबसे पहले आप संथाल देखिए। संथाली, ये बिहार, देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों पहले जो थे ये पूरे बंगाल रीजन वाले थे। उधर असम वाला कुछ रीजन भी बंगाल के ही क्षेत्र में आता था। ठीक है, आपको मैं थोड़ा इतिहास में लेकर जाता हूं। तो मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब मरा तो बंगाल अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद मीर जाफर आया। ठीक है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 1765 का बक्सर का युद्ध हुआ और बंगाल फिर का विभाजन हुआ। 1905 में भी बंगाल का विभाजन लोग कर रहे थे और किए भी, कर्जन शायद आया था। तो इसकी चर्चा हम इतिहास में करेंगे, इतना मैं आपको बताना यहाँ पर क्लियर का, चूंकि ये स्टैटिक जीके है और कहीं ना कहीं जियोग्राफी से संबंधित है, तो इस पर इतना चर्चा करना जरूरी था। ठीक है, 1707 में औरंगजेब मरा था। मुर्शीद कुली खां का एक कथन था कि इन अंग्रेजों को यदि न छेड़ा जाए तो हमें शहद देंगे, मधुमक्खी के समान होते हैं, और यदि इनको छेड़ दिया तो काट काट के मार डालेंगे। सिराज को ये बात समझनी चाहिए थी। सिराजुद्दौला ने जो अंग्रेजों से बार बार कर भिड़ने के बाद ये स्थिति हुई। बाद में फिर मीर जाफर आया, धोखेबाज गद्दार। मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम आया, उसका दामाद, फिर मीर जाफर आया। अंततोगत्वा बंगाल का विघटन हो गया, द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई, और बाद में क्लाइव आया, फिर तीनों मिलकर के लिए इलाहाबाद की संधि हुई। तो हम आगे इस पर कभी चर्चा करेंगे पूरे इतिहास को। ठीक है, संथाल जो है ये बिहार का संथाली जो होता है बिहार का लोक नृत्य है, इसको भी याद करिएगा। ठीक है, तो संथाल, इनके विवाह को बूपल या बोपल कहा जाता है। संथाल जो होते हैं ये झारखंड के बेसिकली ये जनजाति होते हैं, और इनके विवाह को बोपल या बूपल कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यह वेस्ट बंगाल में भी निवास करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये मैंने भूमिका झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा को इसलिए जोड़ करके बताया क्योंकि आपके दिमाग में चीज क्लियर होगा कि कहाँ से बंगाल और बिहार और उड़ीसा ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, ओराव जो है ये भी जनजाति जो है ये
यहाँ पर पाई जाती है झारखंड की ही जनजाति है ओरांव, ठीक है। ये कुरुख भाषा बोलती है। अब इतना आपको डीपली याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर जाएंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। ये जनजाति कुरुख भाषा बोलती है, इसलिए इसे कुरुख जनजाति के नाम से भी जाना जाता है, ओरांव जनजाति। तीसरे नंबर की है हो जनजाति। हो जनजाति कैसी जनजाति होती है? ये जनजातियां छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार बेसिकली आप इसको कह सकते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा मान लिया जाता है छोटा नागपुर पठार। आगे जो है जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान है, सीधी सीधी जमीन पूरी धसक गई है नीचे की तरफ और पूरा बांग्लादेश का निर्माण हुआ है मैदानी रीजन का, ठीक है। ये पठार का ही भाग है। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पर। तो इस जनजाति में छोटा नागपुर पठार में हो जनजाति है और ये अंडी और ओपो रितिपी विवाह करती है। ओपो रितिपी कोई विवाह है, ओपो रतिपी विवाह या अपहरण द्वारा विवाह किया जाता है, ठीक है। अंडी विवाह जो होता है वो बातचीत के द्वारा विवाह किया जाता है, ठीक है। हो जनजाति जो है ये दो प्रकार की विवाह करती है। ये झारखंड में जनजातियां पाई जाती हैं, बंगाल में भी जनजातियां पाई जाती हैं और उड़ीसा वाले रीजन में भी ये जनजातियां पाई जाती हैं। ये अंडी और ओपो रितिपी विवाह करती हैं। ओपो रितिपी का मतलब होता है अपहरण के द्वारा विवाह करना और अंडी विवाह होता है जो बातचीत के माध्यम से विवाह किया जाता है। अगला है मुंडा जनजाति। बिरसा मुंडा का नाम आप सुने होंगे, अंग्रेजों से लड़े थे ये बिरसा मुंडा जी और काफी वीरता के से लड़े थे। यदि इनको समर्थन मिलता है, ये बेसिकली उड़ीसा और झारखंड के बीच के रीजन का क्षेत्र था। अंग्रेज इनकी एथनिसिटी को डिस्टर्बेंस करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आपने द बर्डन सिद्धांत पढ़े होगा रुडयार्ड किपलिंग का, वाइट बर्डन, हम गोरों के ऊपर कितना भार जो है ये काले मिस्र वाले, इसके बाद अफ्रीका चाइनीज जो है हमारे ऊपर बर्डन है, ठीक है। द वाइट बर्डन एक किताब है रुडयार्ड किपलिंग का, आप कभी देखिएगा, वो अच्छी किताब है। उसमें अंग्रेजों की बेसिकली सोच बताई गई है कि किस प्रकार की ये सोच रखते थे और किस प्रकार से हम लोगों से जुड़ाव थे। इस सोच को कहीं न कहीं शिकागो सम्मेलन में हमारे युवा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने खत्म किया था। हम कभी इन पर चर्चा करेंगे। एक युग पुरुष हैं और ऐसे जब उनकी मृत्यु हुई थी अप्रोक्सीमेटली शायद 1803 या 1800 में तो इनका ही हुआ था, शायद 1900 के आसपास। इस पे देख मैं टाइम थोड़ा भूल रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हमारी अपूर्ण क्षति हुई थी, ठीक है, जिसको हम कभी इच्छा अगर होते आज हो। उनकी मृत्यु शायद 4 जुलाई को हुई थी, ठीक है, क्योंकि 4 जुलाई को अमेरिकी आजाद हुए थे, ठीक है, और 4 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई थी। अब समय 1800 था या 1900 था ये क्लियर नहीं हो रहा है वहां पर, लेकिन 4 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई थी स्वामी विवेकानंद जी की। अगर आज वो होते तो भारत की स्थिति कुछ और होती। उन्होंने जा करके ये चीज बताया कि जो ईसाई लोग हमारे धर्म हिंदू धर्म को बहुत छोटा या नीचा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म को वाय आडंबरकारी विचारधाराओं ने, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाले लोगों ने इसको काफी दिनों तक जो है दबा करके रखा। जैसे कि पर्दा प्रथा थी स्त्रियों को दमन करने के लिए, छुआछूत थी छोटे जनजातियों को परेशान करने के लिए। तो ये समस्याएं जो हमारे यहाँ उभर रही थी, इसको खत्म करने में कहीं ना कहीं हमारे जो युग पुरुष हैं, जो पुनर्जागरण की स्थिति को आगे लेकर के चले थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय जी हों या महान व्यक्तित्व थे, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे और इनके महान कृत्यों को हम चर्चा करेंगे। चूंकि इनका एक वीडियो से 2 वीडियो आएगा, चूंकि इनका एक वीडियो में खत्म कर पाना इनकी महानता के बारे में संभव ही नहीं है। चलिए आज हम लोग अपनी टॉपिक से पिछड़ रहे थे, तो मुंडा जनजाति जो है बिरसा मुंडा के ऊपर भी हम लेकर के आएंगे। इन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अंग्रेजों से सभी जो है अधीनता स्वीकार नहीं किया अपने क्षेत्र के अपने लोगों के लिए। तो ये जनजाति भी छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। एनसीईआरटी में इनके बारे में काफी बताया गया। आप एनसीईआरटी कक्षा 6 या 7 की पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको इस बारे में।
वहाँ पर उराव, हो, मुंडा जनजाति के लोग भी अनेक त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा त्योहार के बारे में देखेंगे। मुंडा और उरा जो है कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। त्योहार में देखिए सरहुल त्योहार है, ये फूलों का त्योहार होता है, ये मुंडा जनजाति मनाती है। फागु भी मनाती है और भागे भी मनाती है। फागु और भागे दो त्योहार है, लेकिन सरहुल जो है ये फूलों का त्योहार, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बैगा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। बैगा जनजाति मैंने आपको बताया था कि सभी जनजातियां लगभग झारखंड में ही पाई जाती हैं, तो यहाँ झारखंड ही लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जहां मैंने स्पेशली बता दिया है कि जो जनजातियां थोड़ा झारखंड के बाहर पाई जाती हैं, उसका मैंने व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर दिया है। ठीक है, बैगा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। सबसे अधिक बैगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 4 लाख हैं, झारखंड में 4000 हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आप जान लीजिए 100% मध्य प्रदेश में यहाँ पे पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजातियां, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों राज्यों में कॉमन जनजाति पाई जाती है जिसे थारू जनजाति जो है ये भारत की तराई क्षेत्रों और नेपाल में निवास करती है। थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है। ठीक है, ये भारत के तराई क्षेत्रों और नेपाल में पाई जाती है। आपको पता होगा कि हिमालय सबसे बड़ा बृहद हिमालय सबसे पहले होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 भाग होते हैं, काराकोरम सबसे ऊपर, उसके बाद लद्दाख, उसके ऊपर जास्कर, उसके बाद होता है बृहद हिमालय, उसके बाद होता है मिडिल हिमालय या लघु हिमालय इसको कहते हैं। ये कटा फटा होता है, ये जैसे कि पीर पंजाल और धौराधार, उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे कुमाऊं हिमालय, बड़े बड़े हिमालय हैं। उसके बाद होता है जो सबसे नीचे वाला होता है, इसको शिवालिक रीजन कहते हैं। शिवालिक के बाद आता है पूरा का पूरा तराई वाला रीजन, यहाँ पर भाबर प्रदेश होता है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े भूखंड कट कट के ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, उसके बाद भाबर के बाद तराई क्षेत्र आता है। ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर तराई कह दिया। तो शिवालिक के बाद आता है भाबर प्रदेश, उसके बाद आता है तराई रीजन, और उसके बाद आती हैं नदियाँ। नदियाँ काट 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 के मिट्टियाँ लाती हैं। ये मिट्टियाँ 2 प्रकार के गाद को बनाती हैं, पहला होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। कभी हम भूगोल पढ़ाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। आप यही जानिए कि तराई रीजन में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो थारू जनजातियां होती हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल में से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। गोरखपुर में आपको पता होगा हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, यहीं के मूल निवासी हैं। गोरक्षनाथ जी के का आगे जो है ये अनुसरण किए हुए हैं। बिहार में भी अधिक मात्रा में ये जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो नेपाल में ये 17 लाख के पास पाई जाती हैं, बिहार में ये 1.5 लाख पाई जाती हैं, यूपी में 1 लाख पाई जाती हैं और उत्तराखंड में 90,000 पाई जाती हैं। ठीक है, तो यदि ये कहा जाए कि थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की, तो ये गलत है। ये बिहार में 1.5 लाख के पास पाई जाती हैं। बिहार की सबसे बड़ी जनजाति यदि माना जाए तब भी नहीं ठीक है, आगे देखेंगे बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख और उत्तराखंड में 90,000 की जनजाति पाई जाती है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। अब यहाँ आप ये श्योर हो गए हैं कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये थारू जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और 2011 की जनगणना के पहले जौनसारी सबसे बड़ी जनजाति थी। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी। ठीक है, थारू जनजाति के लोग दीपावली के त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इस दिन मृत लोगों के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पण की जाती है। आप एक मूवी देखे होंगे कोको। कोको मूवी बहुत अच्छी मूवी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देखिए। उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज एक्सपायर कर जाते हैं, तो जैसे हम लोग पितरपक्ष मनाते हैं उत्तर भारत में, मैं अवध के क्षेत्र का रहने वाला हूँ, हमारी जो मुख्य भाषा है वो अवधी है। भोजपुरी यहाँ हमारे जौनपुर से बोलनी शुरू होती है, जो कि बिहारी हिंदी से है भोजपुरी। ठीक है, मॉरिशस में भी भोजपुरी बोली जाती है। तो अवध के रीजन में यदि देखा जाए तो हम लोग पितरपक्ष मनाते हैं। भारतवर्ष में अनेकों प्रकार से लोग अपनी पूर्वजों के प्रेम पानी वगैरह दे करके करते हैं। कोको मूवी में बताया गया है कि जो उनके पूर्वज एक्सपायर करते हैं तो उनके लिए एक दिन प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है। ठीक है,
वह त्योहार जो होता है उनके पूर्वज उस दिन आते हैं, जो उनका चढ़ाया जाता है वो भेंट लेते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी, आप उसको देखिएगा तो आपको ये चीज़ें यहाँ से ये ज्वाइंटनेस आपको मिल जाएगा कि दीपावली को शोक के रूप में क्यों मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। ठीक है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, ना कि लोग कहते थे राम पहले जो हम लोग नहीं पढ़ते थे तो ये चीज़ यही सोचते थे कि राम जी आए थे यहाँ पे तो हम उत्तर भारतीय लोग ऐसे करते हैं, लेकिन थारू जनजाति लोग जो है वो उसके विरोध में करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कारण है यहाँ पर। भोटिया जनजाति, ठीक है, भोटिया जनजाति, एक होता है भूटिया और एक होता है भोटिया। तो भोटिया यहाँ पर आप देखिए, भूटिया जो है ये बेसिकली आपको भूटिया जनजाति भूटान और ऊपर वाले रीजन में मिलेगी, सिक्किम बेसिकली भूटिया सिक्किम जनजाति में पाई जाती है, भूटान में भी है। तो ये भोटिया जनजाति है। उत्तराखंड की पहाड़ी और उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्रों में यह निवास करती है भोटिया जनजाति। ठीक है, भूटिया नहीं भोटिया। ये ऋतु प्रवास करती हैं, ठीक है, मौसम के आधार पर प्रवास करती हैं। इस जनजाति के लोग गर्मी के मौसम में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं। जब गर्मी होती है तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद है, तो ये ऊंचाई पर घास के मैदानों में चले जाते हैं और ठंड के आने पर ये घाटियों में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो भोटिया जनजाति अब इसको जाने लगिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों रीजनों में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति कौन सी है? तो उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, यह उत्तराखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, पहली थारू है, दूसरे पे जौनसारी है। इससे पहले 2011 के जनगणना के अनुसार जौनसारी पहले पर थी, जिसमें बहुपति विवाह प्रथा है। देखिए, बहुपति विवाह प्रथा जौनसारी में ही नहीं है। द्रौपदी थी पांचाली, वो 5 पुरुषों से विवाह की हुई थी, ठीक है, 5 पांडव से, ठीक है, लेकिन उनके पास अग्नि की व्यवस्था थी। अब महाभारत में अपनी एक विचारधारा, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बहुपति विवाह था। हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में भी आप देखेंगे, ऋग्वैदिक पीरियड आपको पता होगा कि 1500 से 1000 BC तक ऋग्वैदिक पीरियड था, और उसके बाद 1000 से 600 या 500 600 ईसा आप मान लीजिए ईसा पूर्व में आपकी उत्तर वैदिक काल था, और 600 के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ गई महाजनपद काल। ठीक है, ये दूसरा नगरीकरण था, दूसरा महाजनपद काल था, जो कि पहला ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो चुका था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं को अपना वर चुनने का अधिकार था। महिलाओं को यहाँ तक इतनी आज़ादी थी कि वो नियोग प्रथा से भी विवाह जो है बच्चा पैदा कर सकती थी। महिलाओं को बहुपति विवाह की व्यवस्था भी दी गई थी। हालांकि साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अभी मैंने साक्ष्य कहीं पर नहीं देखा, लेकिन ये चीज जरूर है कि मात्र सत्तात्मक विचारधारा कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक पीरियड में अवस्थित थी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ऋग्वैदिक के लोग जो है चरवाहों की तरह रहते थे। आप बंजारा मूवी में देखेंगे तो वहां पर महिलाओं का एक अपना एक अलग अस्तित्व होता है, महिलाएं जो कहती हैं उसको सभी लोग मानते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से थारू जनजाति में भी ऐसे देखिए तो महिलाओं का एक श्रेष्ठ व्यवस्था है, वहां पर स्त्रियों को अभी भी सम्मान दिया जाता है। तो ये चीजें वहां पर हैं, इसको समझिएगा। तो उत्तराखंड में बहुपति विवाह की प्रथा होती थी। ठीक है, स्त्री क्या करती है कि सभी भाइयों से विवाह करती है। ठीक है, भाई 1, भाई 2 और भाई 3 से विवाह करेगी, एक स्त्री सभी भाइयों से विवाह करती है। ठीक है, तो जौनसारी जनजाति है, इसको आप याद करिए, बहुपति विवाह है। बुक्सा जनजाति, यह भी उत्तराखंड की जनजाति है। इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। ठीक है, एक अंतरजातीय विवाह है अनुलोम प्रतिलोम, जिसमें पुरुष उच्च जाति का सॉरी और महिला निम्न जाति की होती है। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। गोंड जनजाति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति गोंड जनजाति है। सबसे पहले भील है, दूसरे नंबर पे गोंड है। ठीक है, 1.3 करोड़ गोंड जनजातियां यहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गोंड की जनजाति 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख जनजाति अकेले जो है गोंड की है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद है
खरवार जनजाति, इसको याद रखिएगा कि गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति। दूसरे नंबर की कौन सी जनजाति है? दूसरे नंबर की जनजाति जौनसारी जनजाति है, जो बहुपति विवाह प्रचलित जहां पर है। देखिए खरवार जनजाति, खरवार जनजाति किसको कहते हैं? इस जनजाति के लोग बड़े क्रोधी होते हैं। खरवार कहते हैं ना खरजरत भैया, ठीक है। ये मैंने जो बोला आपको ये अवधी भाषा है, ठीक है। तो और जो मैं बोल रहा हूं ये खड़ी बोली है, हालांकि शुद्ध खड़ी बोली नहीं है। शुद्ध खड़ी बोली आप जैसे एक मूवी में थी, वहां पे था कि कभी मैं बोल करके बताऊंगा, वहां पे इस समय बोलना ठीक नहीं है। तो क्रोधी जनजाति होते हैं ये, तथा उत्तर प्रदेश में रहते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी इनका निवास करते रहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश की जनजाति द्रविड़ परिवार की जनजातियों में से आती है। अब द्रविड़ परिवार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी हैं, क्योंकि गोंड जनजाति द्रविड़ परिवार की जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मंगोलाई भी आकर के धीरे मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं भैया तुम्हारा मुंह नेपाली जैसे है, तो कहीं ना कहीं ये बिहार और नेपाल वाले रीजन से भी उत्तर प्रदेश के जो फ्रिंज एरिया हैं, फ्रिंज जिसको कहते हैं, फ्रिंज एरिया बेसिकली ऐसे क्षेत्र होते हैं, सपोज दैट ये नगर है, ठीक है। नगर के चारों तरफ ये एक खाली स्थान होता है, उसके बाद ये गांव होता है, ठीक है। गांव के अगल बगल जो खेती करने की जगहें होती हैं, अब आपको पता होगा कि नगर के आसपास रहने वाले जो रीजन होते हैं वहां पर विकास जो गांव वाले होते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर देखा हुआ है, अधिकांश ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गांव के नगर के बगल के गांव के बच्चे जो रहते हैं वो विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका सुट्टा मारना, वो जा करके रोड पे बैठेंगे और सुट्टा वगैरह मार करके फिर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी संगत की असर होती है। हालांकि उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो विकास करें, बेसिकली यहाँ पर अगर सब्जी उगा करके नगरों में बेचें तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो नगर के आसपास के गाँव के रीजन जो नगर के सीमांत में होते हैं उसको फ्रिंज एरिया कहा जाता है। ये नगरी के भूगोल में आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि सीमांत क्षेत्र होता है, जिस प्रकार ये सीमांत क्षेत्र होता है ठीक उसी प्रकार जो है जो सीमाओं में क्षेत्र होते हैं, जैसे कि मंगोलाई जनजातियां जो होती हैं कहीं ना कहीं वो सीमांत क्षेत्रों में आके प्रवेश कर जाती हैं। बिहार उड़ीसा में, तो बिहार में कुछ लोग जो है वो मंगोलाइट भी मिल गए हैं। बेसिकली मेरे कहने का उद्देश्य यहाँ पर यही था कि फ्रिंज एरिया जो होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा जानते रहिए। जब मैं फ्रिंज शब्द कहूँगा जिसका मतलब यही जानिएगा कि दोनों का सीमांत या मिक्सचर होता है। जैसे आप वातागरों का निर्माण देख लीजिए, ठीक है। जब गर्म वायु राशियाँ और ठंडी वायु राशियाँ जहाँ पर मिलती है तो वातागरों का निर्माण होता है, और इन वातागरों का निर्माण होने के कारण केंद्र में जो होता है निम्न वायुदाब केंद्र बन जाता है। निम्न वायुदाब का मतलब होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाओं का गमन जो होता है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ठीक है। आई होप यहाँ पर मैं क्लियर हूँगा। और यदि जल का बहिर्गमन होता है तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर होता है, ठीक है। लो प्रेशर से हाई प्रेशर जो होती है ये जल जाती है। जल मतलब हमारे पानी जो धाराएं जो होती हैं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ गमन करती हैं, जबकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होती हैं वो हवाओं का गमन होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। भील जनजाति, भील जनजाति बेसिकली जो होती हैं ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, मैंने आपको बताया था। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह में मध्य प्रदेश में ये 6 मिलियन पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात में पाई जाती है और तीसरे नंबर में राजस्थान में पाई जाती है। कृष्ण भगवान जो थे द्वारिकाधीश ही गुजरात में ही अपनी द्वारिका नगरी बसाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भील जनजाति से भी संबंधित हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रोवर्सियां हैं, लेकिन जो जनजातियां देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं अर्जुन, कर्ण, आर्यपुत्र, कहीं ना कहीं जो मिक्सचर होता था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 6 मिलियन के आसपास जो है या 1 जो है या 6 करोड़ 6 मतलब 6.0 या 6 करोड़ लोग जो है यहाँ पर, आप सीधे 6 करोड़ बोल दीजिए, तो वहाँ पर क्या है मध्य प्रदेश में रहते हैं। 6 मिलियन ही कर दिए, 60 लाख लोग जो है। यदि 13 मिलियन कहा जाए, ठीक है,
1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, तो 1.3 करोड़ इसको कहा जाता है, ठीक है, इसलिए 6 मिलियन कहा जाएगा, तो ये 6.0 करोड़ या 6 करोड़ के आसपास की जनसंख्या जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात का भी क्षेत्र में भील पाए जाते हैं, सबसे बड़ी जनजाति समूह ये रीजन वाला है, तो राजस्थान गुजरात ये वाले रीजन जो है भील जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा आप एक भाषा के बारे में देख लीजिए, तो राजस्थान में ऊपर वाले रीजन में उत्तर में आपको बोला जाता है वो होता है मालवी भाषा, मालवी हिंदी या मालवी भाषा, आपका ही हिंदी तो कहना ठीक नहीं होता। नीचे वाले में आपको बोला जाता है मेवाती, ठीक है, ठीक है, ऊपर इस पे मेवाती ऊपर बोला जाता है और मालवी नीचे बोला जाता है। दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोला जाता है, उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोला जाता है, पूर्वी में आपको जयपुरी बोली जाती है और पश्चिमी राजस्थान में आपको बोला जाता है मारवाड़ी। कहते नहीं मारवाड़ी कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीजें हैं, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान गुजरात में भील जनजाति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। भील जनजातियों में धूमर, धूमर एक नृत्य है, आप पद्मावती मूवी में देखे होंगे तो धूमर घूमर घूमर कर रहे थे, तो वही धूमर जो है नृत्य प्रचलित है, ठीक है। गोंड जनजाति, ये जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवास करती है। गोंड जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति हैं, द्रविड़ परिवार की जनजाति हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां 5 लाख के करीब पाई जाती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में 6 मिलियन या 6 करोड़ के आसपास जो है ये जनजातियां पाई जाती हैं। भील जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। 50 लाख की जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। 50 लाख की जनजाति जो है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, तो 5 मिलियन जो लिखा है वो 5 करोड़ होगा, ठीक है। वहां पर शुद्ध सुधार कर लीजिए, ये ऊपर जो है 5 करोड़ जो है, यहाँ पर आप आ जाइए भोटिया, उसके बाद नेपाल, गोंड जनजाति, मुंडा जनजाति में शायद नीचे है। आपका कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश गोंड जनजाति, शायद मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ये 5 लाख जो 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है, ये 5 लाख ना होकर के ये 5 करोड़ है, ठीक है, तो सही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 50 लाख और 5 लाख में अंतर होता है, ठीक है। तो 50 लाख की जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, ठीक है। 40 लाख छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति भी गोंड ही जनजाति है, तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की इस समय जनसंख्या जो है वो 25 करोड़ के आसपास है, ठीक है। पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या है इसकी, पाकिस्तान का 19-20 करोड़ होगा, ठीक है। इस जनजाति में पशु बलि प्रथा प्रचलित है। यदि पशु बलि प्रथा जो है यदि प्रचलित है तो जान लीजिए आपका जनजाति है। कोल भील, भील सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की है, यहाँ पर कोल दिया गया है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। सहारिया जनजाति, अर्जुन को ये भी लूटने में थे, ठीक है। क्या लूटे थे, स्त्रियों को लूटे थे और सामानों को भी। सहारिया जनजाति, ये जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, ठीक है। इनकी संख्या 6 लाख है, ठीक है। चलिए, राजस्थान राज्य है। राजस्थान की जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो भील जनजाति राजस्थान में 41 लाख पाई जाती है, ठीक है। 5 करोड़ 6 करोड़ कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में, लेकिन 41 लाख की जनसंख्या 4.1 मिलियन पाए जाते हैं कहाँ पे, ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान में। मीणा जनजाति ये 37 लाख के आसपास पाए जाते हैं, 3.7 मिलियन सेकंड पे हैं मीणा जनजाति। मैंने भाषा को बता दिया आपको, बेसिकली जो भाषा होती है राजस्थान की वो यही है, ठीक है। गरासिया जनजाति कौन सी है, तो गरासिया जनजाति ये जनजाति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो गरासिया जनजाति पाई जाती हैं। जो गरासिया नृत्य है यही लोग करते हैं, जिसमें गरबा, कूदा,
और करके पैसा कमाते हैं और अपनी अपनी आजीविका जीते हैं। ठीक है, गरबा वगैरह करते हैं। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। मंगानियर जनजाति, मंगानियर जनजाति जो होती है यह राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करते हैं तथा ये एक मुस्लिम जनजाति है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जनजातियों के कल में हम दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे, जो कि काफ़ी बड़ा सेगमेंट था और मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश किया। ठीक है, तो कल हम गुजरात की जनजातियाँ फिर और सब जनजातियाँ लेकर के आएंगे। चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।